अरे जल्दी चलो, तेज कदम उठाने की कोशिश करो। मेरे से और नहीं चला जा रहा। हिम्मत रखो, बस पहुंच ही गए समझो। नहीं, मुझे लगता है मैं तो यहीं गिर जाऊंगी। बस देखो, हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। धीरेन्द्र जी अपनी पत्नी को हौसला देते हुए उनका हाथ पकड़े आगे की ओर बढ़ रहे थे। दोनों बूढ़े पति पत्नी के माथे से पसीना टपक रहा था और सांस फूली हुई थी। फिर जल्दी से धीरेन्द्र जी ट्रेन में चढ़े और हाथ पकड़कर सहारा देते हुए शकुंतला जी को भी ट्रेन में चढ़ा लिया। जैसे तैसे वह अपनी सीट तक तो पहुंच गई। साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछती हुई शकुंतला जी ने आंखें बंद करके सांस ली। तभी धीरेन्द्र जी ने उन्हें पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा, देखा, यही तो फायदा होता है रिजर्वेशन का। अगर हमने रिजर्वेशन ना कराया होता तो हमारी क्या हालत होती। तभी गाड़ी सीटी देकर आगे बढ़ने लगी और देखते ही देखते वह बूढ़े पति पत्नी धीरेन्द्र जी और शकुंतला जी अपने शहर पहुंच गए। उन्होंने ऑटो किया और अपने घर पहुंचे। जैसे ही ऑटो उनके घर के सामने जाकर रुका तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनके घर के दरवाजे, जैसे ही वह दोनों ऑटो से नीचे उतरे, उस समय अपने घर के दरवाजे पर नजर पड़ते ही दोनों की सांसें थम गई थी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का दरवाज़ा खुला पड़ा था, जबकि इस समय घर में कोई भी नहीं था। बेटा भी शहर से बाहर गया हुआ था। तभी शकुंतला जी की नज़र घर में घुसे गुंडों पर गई। जो घर में घुसे हुए थे वह ज़रूर ताला तोड़कर अंदर घुसे होंगे। शकुंतला जी घबराते हुए लेकिन डांटने के अंदाज में उन लोगों से कहती हैं, कौन हो तुम लोग और इस तरह हमारे घर में क्यों घुस आए हो? यहाँ से निकलो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। तभी उन तीनों आदमियों में से एक आदमी बोलता है, यह आपका घर नहीं, हमारा घर है। ये देखिए इस घर के कागजात। इस घर के मालिक ने यह घर हमको बेचा है। इस बात पर चौंक कर धीरेन्द्र जी कहते हैं, मैंने ये घर कब तुम्हें बेचा? झूठ बोलते हो तुम। तुम्हें बात सीधी तरह समझ में नहीं आ रही। उनमें से पहले वाला आदमी कहता है, मेरा नाम राजू है और ये घर आपके बेटे ने मुझे बेचा है। ये देखिए इस घर के कागजात, इस पर आपके साइन हैं। मैंने इस घर के 60 लाख रुपए दिए हैं, तो इसलिए आप लोग इस घर से निकल जाइए। मैं आपकी उम्र का लिहाज करके बात कर रहा हूँ, वरना अब तक धक्के मारकर निकाल चुका होता। उसकी बात सुनकर और घर के कागज देखकर धीरेन्द्र जी जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। उनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन वह खुद को संभालते हैं। वे नहीं चाहते थे कि इस बात का असर उनकी पत्नी पर पड़े। अभी 2-3 दिन पहले वे कितने खुश थे। वह अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। 2-3 दिन के लिए ही गए थे और इसी बीच ये सब कुछ हो गया। उस लड़के की बात सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा कब ये घर बेचकर निकल गया। तब शकुंतला जी उस लड़के से नरमी से बात करते हुए कहती हैं, सुनो बेटा, हमारी बात सुनो। हम इस समय कहाँ जाएंगे? इस घर के एक कमरे में हमें पड़े रहने दो। चाहे तो हमसे कुछ काम ले लो, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? पर वह लड़का बोला, मैं यहाँ पर कोई वृद्धाश्रम नहीं खोल रहा। आप लोग अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए। उस लड़के ने उनका सामान निकालकर बाहर रख दिया। धीरेन्द्र जी अंदर घर में जाकर अपनी तिजोरी खोलने लगे तो उनकी तिजोरी तो एकदम खाली थी। ना कोई कैश, ना सोना चांदी वहाँ मौजूद था। सब कुछ लुट चुका था। वह तो अपनी छाती पीटने लगे, शकुंतला, हम तो लुट गए। यह क्या दिन दिखा गया हमारा बेटा, और आखिर वह है कहाँ? अरे वह तो हमें लूट कर भाग गया। शकुंतला जी उनको हिम्मत बंधाते हुए कहती हैं, आप चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोनों अपना बैग उठाते हुए घर के आंगन में आकर बैठ गए। कुछ देर तो धीरेन्द्र जी खामोश बैठे रहे। शायद वह सोच रहे थे कि अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए। धीरेन्द्र जी कहने लगे, तू चिंता मत कर, मेरा एक दोस्त है, हम उसके घर चलते हैं। मुझे विश्वास है कि मुसीबत की इस घड़ी में वे हमारे कुछ मदद कर सके। पर अपने दोस्त रघुनंदन जी के घर पहुंचते ही दरवाज़ा खुला था। वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और अंदर घर में से खूब रोने धोने की आवाज़ें आ रही थी। यह सब देखकर धीरेन्द्र जी घबरा गए। तभी उन्हें रघुनंदन जी का बेटा आता हुआ नजर आया। वह उनके बेटे को अपने पास बुलाते हुए कहने लगे, बेटा, रघुनंदन से मिलना है। बेटे ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, अंकल जी, अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। बस हम अब उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। यह खबर सुनकर धीरेन्द्र जी के दिल पर एक और धक्का लगा था। वह जोर जोर से रोने लगे।
फिर वह अपने दोस्त की अर्थी पर गए और उनके शरीर से लिपट कर रोने लगे कि तू भी चला गया। तू तो कहता था जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूँगा, पर आज तो तू उठ भी नहीं रहा। रघुनंदन जी का अंतिम संस्कार हो गया। उसके बाद जब धीरेन्द्र जी और उनकी पत्नी उनके घर से वापस जाने लगे तो उनका बेटा रोहित बोला, अंकल जी आपको कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वह उनके घर से वापस जाने लगे तो रोहित बोला, आप मुझे अपने बेटे जैसा ही समझिए। अब पिताजी तो नहीं रहे, तो भी आपका इस घर में उतना ही हक है जैसे आपका पहले होता था। बताइए अंकल, आपको क्या परेशानी है? बेटा शब्द सुनकर धीरेन्द्र जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं यहाँ रघुनंदन से कुछ मदद मांगने आया था, क्योंकि मेरा बेटे ने मेरा घर बेच दिया और अब हम बेघर हो चुके हैं। सोचा था रघुनंदन कुछ मदद कर देगा, पर अब तो वह भी इस दुनिया में नहीं रहा। पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। इस पर धीरेन्द्र जी ने कहा, तुमने इतने अपनेपन से मुझसे बात की है, यही बहुत है बेटा। बस रहने के लिए छत मिल जाए, बाकी मैं अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था खुद कर लूँगा। आप एक तरफ मुझे बेटा कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें पराया कर रहे हैं। अंकल जी, पीछे का गेस्ट रूम खाली है, आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। आंखों से आंसू पोंछते हुए धीरेन्द्र जी और शकुंतला जी ने अपना सारा सामान लेकर गेस्ट रूम में पहुंच गए। रोहित कहने लगा, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती आप यहीं पर रहिए। बुढ़ापे में तो बेटों का फर्ज होता है अपने माता पिता का ध्यान रखें, पर कोई बात नहीं अंकल, आप इसे अपना घर समझकर जब तक रहना चाहें रहिए। मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। नहीं बेटा, इस समय मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। रोहित कहने लगा, अंकल जी मैं सब समझता हूँ, आपके दिल पर इस समय क्या बीत रही है। आपके बेटे ने जो ज़ख्म दिया है इतना जल्दी नहीं भरा जा सकता, पर भूखे रहने से परेशानी थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी। तभी रोहित अपनी पत्नी को आवाज़ देकर खाना लगाने के लिए कहता है। तभी उसकी पत्नी उसको आवाज़ देकर कहती है, एक मिनट इधर आइए। वह तेज़ी से बोल रही थी, आप भी कैसे भीख मंगे लोगों को घर में बुला लेते हैं? अभी तो इतने सारे मेहमान गए भी नहीं, उनकी खातिरदारी अलग। क्या घर में अपने आपने वृद्धाश्रम खोल रखा है जो किसी भी आए गए को मैं खाना पका पका कर खिलाती रहूं? इस पर रोहित चीख उठा, तुम्हें शर्म लिहाज की कोई चीज़ है या नहीं? ये पिताजी के बचपन के दोस्त हैं। बेचारे अंकल जी बहुत परेशान हैं, उनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया है। सुमन इतना गला फाड़ फाड़ कर बोल रही थी कि कमरे में बैठे धीरेन्द्र जी और उनकी पत्नी सुन लेती हैं। बिना कुछ कहे हुए वहाँ से चुपचाप उनके घर से निकल जाते हैं। रोहित गेस्ट रूम में जाता है तो वह दोनों वहाँ पर नहीं थे। रोहित दौड़ कर बाहर जाता है और चिल्लाता है, अंकल जी एक मिनट सुनिए। तो अंकल आंटी के कदमों में गिर जाता है। अंकल जी, मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पिताजी तो अब नहीं रहे, पर मुझे आप में अपने पिता की छाया नज़र आती है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त की कपड़े की दुकान है, मैं उससे बात करता हूँ। आप वहाँ चाहे तो नौकरी कर सकते हैं और आपके खाने पीने का इंतज़ाम भी हो जाएगा और आप किराए पर घर लेकर रह सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम ये काम कर दोगे तो बड़ा एहसान होगा। रोहित अपने दोस्त के पिता से उसकी दुकान में नौकरी की बात करता है और इस तरह धीरेन्द्र जी को कपड़े की दुकान में काम भी मिल जाता है। वे बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करके सब ग्राहकों का दिल जीत लेते हैं। जो भी कपड़ा खरीदने आता कस्टमर को बड़े प्यार से दिखाते और कस्टमर उनसे खूब इम्प्रेस हो जाते और हाथों हाथ कपड़े बिक जाते। पहले तो अपने समय में वह एक अध्यापक थे और बच्चों को भी बहुत प्यार से पढ़ाते थे और उन्हें इस चीज़ की खूब समझदारी थी कि बच्चों को लुभाया कैसे जाता है। आज उनकी समझदारी बिजनेस में भी कमाल दिखा रही थी। अब इस तरह से दुकान की सेल बढ़ने लगी। दुकान के मालिक मोहनलाल जी उनसे बहुत खुश थे और शकुंतला जी किराए के घर में रहती, खाना बनाती, घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती। जब टिफ़िन देने धीरेन्द्र जी को दुकान में आती तो वह भी कपड़ा बेचने लग जाती, अपने पति के काम में मदद करती। धीरेन्द्र जी की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन बारिश आ गई और धीरेन्द्र जी कपड़े उतारने छत की तरफ भागे कि उनका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिर गए। उन्हें चोट बहुत आई थी, उनके पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। किसी तरह से शकुंतला जी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। जो भी थोड़े बहुत पैसे उन्हें जुटे थे सब इलाज में खर्च हो गए। अब वह दाने दाने को मोहताज हो गए थे।
अब वह दाने दाने को मोहताज हो गए। शकुंतला जी रोती बिलखती भगवान के आगे प्रार्थना करती, ये कौन सी मुसीबत आ पड़ी है, और कितने इम्तहान इस जिंदगी में होंगे। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। किसी तरह हम संभले थे और आज फिर से हम वहीं पहुंच गए। तभी कोई उनका दरवाज़ा खटखटाता है। शकुंतला जी जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने मकान मालिक था। कहता है, शकुंतला जी, आज याद दिला दूं आपको, किराया 2 महीने से बकाया है, कृपया करके मेरा किराया भी दे दीजिए। शकुंतला जी कहती हैं, सिर्फ हमें कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। उनकी बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए हैं। लेकिन मकान मालिक कहता है, अगर 2 दिन में किराया नहीं भरा तो हम आपके सामान को घर से बाहर कर देंगे। धीरेन्द्र जी बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी लाचारी से ऊब गए थे। बेचारी शकुंतला जी क्या क्या संभालती, उनका कोई सहारा नहीं था। शकुंतला जी ने मोहनलाल जी की दुकान में काम करने का सोचा और वह अपने पति का सारा काम करके खाना बनाकर खिलाकर जाती और दुकान में पूरा दिन काम करती। अपने नसीब को खूब कोसती थी, भगवान, ऐसी औलाद देने से अच्छा कि औलाद ही ना होती। हम सड़क पर भिखारियों की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। घर आती तो वापस खाना बनाने में लग जाती, घर और बाहर दोनों संभालते। ये सब देखकर धीरेन्द्र जी को बहुत दुख होता था कि बुढ़ापे में शकुंतला जी को इतना सब कुछ करना पड़ रहा है और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा। शकुंतला जी ने मोहनलाल जी से थोड़े पैसे उधार लेकर अपने मकान मालिक को किराया भर दिया। एक दिन वह मोहनलाल के कारीगरों को डिज़ाइन बता रही थी कि कस्टमर को उनके डिज़ाइन बड़े पसंद आए। हालांकि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें सिलाई कढ़ाई और कपड़े के डिज़ाइन बनाने का बहुत शौक था। उन्हें डिज़ाइनिंग का जितना पता था वह वहाँ के कारीगरों को देने लगी और कारीगर उनके मुताबिक कपड़े बनाने लगे। उनके डिज़ाइन कस्टमर को पसंद आने लगे और उनकी दुकान में बने कपड़े बहुत ज़्यादा सेल होने लगे। अब मोहनलाल जी की दुकान को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे थे। यह देखकर मालिक बड़ा खुश हुआ। धीरे धीरे मोहनलाल अपने कपड़े को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। मोहनलाल अपने दुकान की तरक्की देखकर बड़े खुश थे। उन्होंने शकुंतला जी की फीस भी डबल कर दी। इधर धीरेन्द्र जी भी अब चल फिर सकते थे। एक दिन उनकी दुकान में बहुत बड़ा ऑर्डर आया, शादी के कपड़े बनवाने का। घर के सारे सदस्य और दूल्हा दुल्हन के शादी का सूट उन्हीं की दुकान से ऑर्डर देकर गए थे। सारे काम समय पर हो गए थे और डिलीवरी भी हो चुकी थी। बस दूल्हे के कपड़े रह गए थे, क्योंकि उस दिन डिलीवरी बॉय समय पर नहीं आ सका। दुकान के पास ही धीरेन्द्र जी का घर था, तो मोहनलाल ने उनको फ़ोन करके बुलाया। कहा कि इस पते पर दूल्हे के कपड़े पहुंचा दो, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो। धीरेन्द्र जी बोले, नहीं मालिक, किसी के लिए ये बहुत ख़ास दिन है, ज़रूर पहुंचाऊंगा, और ये तो हमारे घर से बहुत दूर भी नहीं है। डिलीवरी बॉय बनकर धीरेन्द्र जी जब पार्सल लेकर शादी के मंडप में पहुंचे तो वहां जो देखा, उनके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वहां का नज़ारा देखा तो वहीं पर धम से गिर गए। सामने उनका बेटा युवराज खड़ा था। अपने बेटे से इस तरह से आमना सामना होगा, इसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी तो पूरी दुनिया हिलकर रह गई। ना वे हंस पा रहे थे, ना रो पा रहे थे। युवराज नौकरों पर खूब चिल्ला रहा था कि अभी तक मेरी शेरवानी नहीं आई। तुम्हें पता है ना मैं किसका दामाद बनने वाला हूँ। अगर तुम लोगों की शिकायत कर दी तो तुम्हारे काम से छुट्टी हो जाएगी। नहीं नहीं छोटे मालिक, वह क्या है, हमने फ़ोन करके पता किया है, अभी आपकी शेरवानी आती होगी। शादी जिस होटल में थी उसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों थे। युवराज अपने कमरे में था और दुल्हन अपने कमरे में तैयार हो रही थी। धीरेन्द्र ने सोचा, पता नहीं किस मासूम लड़की की ये ज़िंदगी बर्बाद करने चला है। पहले मेरी दुनिया तबाह कर दी, मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। पता नहीं अब किसको बर्बाद करने जा रहा है। खैर, अब शेरवानी लाया हूँ तो देकर ही जाऊँगा। वह अपने बेटे के पास गए। युवराज ने अपने पिता को सामने खड़ा देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। अरे आप भिखारी बनकर मेरी शादी में क्यों आए हैं? चले जाइए यहाँ से, नहीं तो अगर मालिक को पता चल गया कि मैं आप जैसे 2 कौड़ी आदमी का बेटा हूँ जो घर घर जाकर डिलीवरी पहुँचाने का काम करता है, तो अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं होने देंगे। और आगे से अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अच्छा सुनो, अब आए हैं तो मुझे ये शेरवानी पहना दो। धीरेन्द्र जी अपने बेटे को शेरवानी पहनाते हैं। फिटिंग तो सही है, और सुनो, वहाँ पर मेरे जूते पड़े हैं, वह भी मुझे पहना दो। धीरेन्द्र जी अपने बेटे को देखते रह गए।
युवराज बोला, आप मुझे इस तरह से मत घूरो। मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ। तुम जैसे भिखारी पिता को तो मैं त्याग चुका हूँ। धीरेंद्र जी बोले, तूने मेरे घर को गिरवी रखकर मुझसे कहा कि मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, पर तूने मेरे घर को बेच दिया। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हारी तरह गरीबी में जीवन नहीं जीना चाहता था। मैं ऐसे ही अमीर बन सकता हूँ तो मैं काम क्यों करूँ? दरअसल धीरेंद्र जी अपने समय में एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और अपना जीवन बहुत तकलीफ़ों और संघर्षों से बिताया था। जो थोड़ा बहुत वह कमाते थे, वह उनके माता-पिता की बीमारी में खर्च हो जाता था। किसी तरह अपने जीवन की गाड़ी को घसीट कर आगे बढ़ाया। युवराज बचपन से ही लालची इंसान था। जल्दी-जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वह बुरी संगत में पड़ गया था। चोरी, धोखाधड़ी ये सब करना उसकी आदत बन गई और एक दिन अपने पिता को भी उसने अपने झांसे में फंसा लिया और पिता के घर के कागज़ात लेकर बोला, मैं एक बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ और आपके घर को बैंक में गिरवी रखकर लोन लेना चाहता हूँ। इन कागज़ात पर साइन कर दो। धीरेंद्र जी उसकी बातों में आ गए थे और युवराज ने घर चोरी से बेच दिया। पर किस्मत ने उसके साथ भी वही दोहराया जो उसने अपने पिता के साथ किया था। उसने अपने पिता के साथ धोखाधड़ी की और युवराज के दोस्त ने उसका पैसा मार लिया। अब युवराज का वापस घर जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके पिता तो वैसे भी कंगाल हो चुके थे। अब वह एक नए शिकार को फंसाने के चक्कर में पड़ गया। वह शहर के किसी कंपनी में नौकरी करने लगा। युवराज चिल्लाते हुए अपने पिता से बोला, मेरा जूता तो पहना दो। धीरेंद्र जी जूता पहनाने लगे तो उसने जानबूझकर अपने ही जूते पर कॉफ़ी गिरा दी। फिर बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरा जूता गंदा हो गया है। उधर से कपड़ा उठाकर इसे साफ कर दो। धीरेंद्र जी अपने बेटे की सारी बदतमीजियां सहन कर रहे थे। उधर शकुंतला जी तेज कदमों से दुकान पहुंचती हैं तो मोहनलाल जी ने बताया कि वह शेरवानी की डिलीवरी करने गए हैं। शकुंतला जी भी वहां पहुंच जाती हैं क्योंकि शादी का वेन्यू उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। शकुंतला जी वहां पहुंचकर देखती हैं दूल्हा कोई और नहीं, उनका बेटा है। वह तो आश्चर्य से देखती ही रह जाती हैं अपने बेटे को दूल्हे के रूप में। वह सोचती हैं, लगता है धीरेंद्र जी इसीलिए घर नहीं आए हैं क्योंकि युवराज की शादी हो रही है। वह धीरेंद्र जी के पास गईं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा और आप यहाँ अभी तक रुके हैं इस नालायक की शादी में। शकुंतला, तुम देखो, अच्छा हुआ तुम भी आ गईं। जिस बेटे ने हमें रुलाकर दर-दर की ठोकरें खिलाई, अब देखो मैं कैसे उसको छठी का दूध याद दिलाता हूँ। इधर युवराज की होने वाली दुल्हन मंडप में पहुंच चुकी थी। फिर जैसे ही फेरे शुरू हुए, धीरेंद्र जी ने कैमरामैन को इशारा किया। तभी वहां लगी हुई एक बड़ी स्क्रीन पर युवराज और धीरेंद्र जी की वीडियो टीवी पर दिखाना शुरू कर दी। धीरेंद्र जी और युवराज के बीच जो कुछ भी बातचीत हुई, कैमरामैन सब कैद कर लिया था और युवराज की सारी सच्चाई सबके सामने उजागर हो गई, जिसमें युवराज बोल रहा था कि उस काली कलूटी लड़की से कोई शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं भी उससे प्यार नहीं करता, बस उससे शादी कर रहा हूँ तो उसकी दौलत को पाने के चक्कर में, नहीं तो मेरे जैसा स्मार्ट लड़का तो उसकी तरफ देखे भी ना। रूही मेरे बॉस की इकलौती बेटी है और कंपनी की आधी मालकिन। अभी युवराज की सारी सच्चाई खुल चुकी थी। रूही को जब सच पता चला तो रूही ने गठबंधन में आग लगा दी और युवराज के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। वह ज्वालामुखी की तरह भड़कने लगी। युवराज कहने लगा, ये सब झूठ है, ये बुढ़ा मेरा पिता नहीं है, झूठ बोल रहा है। धीरेंद्र जी आगे आते हुए रूही से कहते हैं, बेटी, मैं फेरों से पहले ही तुम्हारे कमरे में आया था ताकि तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। यह नालायक कितना नीच गिर चुका है। जब उसने अपने सगे माँ बाप को ही नहीं छोड़ा, सड़क पर लाद दिया, तो तुम क्या चीज़ हो? वैसा ही इसके लिए सब कुछ है, लेकिन तुम मंडप में आ चुकी थी। युवराज कहता है, रूही तुम इस धोखेबाज इंसान पर विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रहा है। सर झूठ नहीं बोल रहे हैं सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। आपकी ईमानदारी के चर्चे पूरे स्कूल में थे। मैं आपको देखते ही पहचान गई थी कि आप मेरे वही टीचर हैं। आज आपके दिए हुए संस्कार के बल पर मैं इतनी काबिल बन पाई हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में नाम कमा पाई हूँ। सर आपको याद नहीं है, जब स्कूल के सारे स्टूडेंट्स मुझे मेरे रंग रूप को लेकर मेरा मजाक उड़ाते थे, तो आप ही ने मुझे सिखाया असली सुंदरता मन की होती है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारी बाहरी सुंदरता उसके आगे फीकी पड़ने लगे। धीरेंद्र जी को कुछ कुछ याद आने लगा। धीरेंद्र जी बोले, मेरे बेटे,
मेरे दिए हुए संस्कारों को नहीं सीखा। उसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। पर तुमने मेरे नाम को रोशन किया। तुम खुश रहो। उसके बाद रूही ने युवराज को ठगी के आरोप में जेल भिजवा दिया और युवराज से कहा, मैं तुम्हारी असली जगह तुम्हारी ससुराल भेज रही हूँ। अब युवराज हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। पिताजी, मुझे माफ़ी मांगने का भी हक नहीं है, पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। धीरेन्द्र जी और रूही, शकुंतला जी उसको तो कब से अपने दिलो दिमाग से निकाल चुके थे। धीरेन्द्र और शकुंतला जी अपने घर लौट आए और शकुंतला जी की काबिलियत रंग लाई। वह तरक्की करती गई और आज उनके पास एक अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ है। वह ज़रूरतमंदों की, गरीब लोगों की मदद करते हैं। यही उनके जीवन का उद्देश्य रह गया, क्योंकि धीरेन्द्र जी कभी पैसों के पीछे भागे नहीं थे। हमेशा सादगी भरा जीवन ही गुजारा था। आपको क्या लगता है, ऐसे नालायक बेटे जो अपने पिता को ही सड़क पर ला देते हैं, उनको माफ़ करना चाहिए या नहीं? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। साथ ही अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।